नमस्कार, भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं मानपुर सीतापुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पत्रकार से मारपीट पर जेल। भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क ब्यूरो के अनुसार इलाके में झोला छाप डॉक्टर के यहां कवरेज करने गए एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार व कैमरामैन की झोला छाप की पत्नी व गुर्गों ने जमकर पिटाई कर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर मानपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र के बिरैचा गांव निवासी अब्दुल गनी के यहां एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार शैलेंद्र विक्रम सिंह व कैमरामैन राज वर्मा निवासी 351 वाट्सगंज सीतापुर कवरेज करने गए थे। इस दौरान झोला छाप की पत्नी सभी इरम व उसके लड़कों समेत 3-4 अन्य लोगों ने पत्रकार की जबरन पिटाई कर दोनों को लहूलुहान हालत में कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह जान बचाकर बच निकले दोनों चोटिल व्यक्तियों ने मानपुर थाने पर तहरीर दी है। पत्रकार ने दी जानकारी में यह भी आरोप लगाया कि उसने सोने की चैन व 10,000 रुपये रखे थे, उसको छीन लिए हैं इन लोगों ने। और सूचना मिलते ही सीओ लाहौरपुर उदय प्रताप सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बताया सनी दानिश व सभी इरम ने के विरुद्ध मुकदमा संख्या 267 के तहत धारा 323, 307, 394, 504, 504, 147, 148 IPC की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ परसेंडी ब्लॉक के रेखौना ग्राम में, जहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों द्वारा क्लिनिक चलाया जा रहा है अवैध रूप से। और नहीं अंदर कैसे आप ये देखिए पत्रकार से कैसे ड्यूटी कर रहे हैं लोग। ये कैसे आप बंद कर देंगे? नहीं तो आप वहीं और भी खबरें आ रही हैं। सुल्तानपुर से कांग्रेसियों ने स्थापना दिवस पर स्वतंत्रता दिवस संग्राम सेनानियों के स्तंभ पर किया साफ सफाई, याद करते हुए दी श्रद्धांजलि, किया नमन। सुल्तानपुर भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क ब्यूरो के अनुसार 9 अगस्त 2020 को अगस्त क्रांति व युवा कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर धनपतगंज व कुरेभार विकास खंड परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्तंभ पर साफ सफाई कर श्रद्धांजलि देकर उनको याद कर किया नमन। नीम के पेड़ और गिलोय रोपित किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता विनय त्रिपाठी ने कहा कि हम जनपद के सभी ब्लॉकों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे और उनके परिवार को, जनपद वासियों को उनके पूर्वजों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में जनपद वासियों को अवगत कराएंगे। इस अवसर पर बाबा गोरखनाथ, राणा पांडे, सत्यम पवन पांडे, मोनू मिश्रा, शिवेंद्र पांडे, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस संतोष वर्मा, जिला महासचिव युवा कांग्रेस सूरज मिश्रा, कमालुद्दीन आदि लोग मौजूद रहे। और भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। ब्राह्मणों के अच्छे सियासी दिन, राम के बाद अब परशुराममय हुआ उत्तर प्रदेश। इन दिनों उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों पर मेहरबान है और उनके अच्छे सियासी दिन आते नजर आ रहे हैं। कारण हालांकि यूपी में महज 11% के लगभग ब्राह्मण वोट हैं, लेकिन उनका सियासी प्रभाव प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। लिहाजा ब्राह्मण वोटों को नज़रअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। ब्राह्मणों को वोट बैंक के नज़रिए से देखें तो कभी ब्राह्मण नेताओं के दम पर कांग्रेस यूपी में प्रभावी थी, लेकिन गुजरते समय के साथ ब्राह्मणों सहित हिंदू बीजेपी के करीब चले गए तो मुस्लिम सपा बसपा के साथ हो गए। कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष खाता लगभग खाली हो गया। यूपी में योगी राज ने हिंदू वोट बैंक पर तो पकड़ बनाए रखी है, लेकिन ताज़ा कुछ घटनाओं के बाद ब्राह्मण वर्ग कुछ नाराज है। इस पर सबसे पहले कांग्रेस ने काम किया। प्रियंका गांधी को पता चल गया कि यूपी का अगला विधानसभा चुनाव श्री राम मंदिर निर्माण और हिंदू वोट बैंक के दम पर बीजेपी लड़ेगी। लिहाजा प्रियंका गांधी ने सबको चौंकाते हुए ब्राह्मण वोट बैंक पर तो काम किया ही, श्री राम मंदिर का भी खुला समर्थन कर दिया। जय सिया राम। इसके बाद तो एसपी और बीएसपी ने भी ब्राह्मण वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। कांग्रेस ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने ब्राह्मण नेताओं के सक्रिय किया तो सपा व बसपा व अचानक परशुराम प्रेम जागृत हुआ है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम का जिस तरह से मोदीकरण किया गया, उससे
भी हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग खुश नहीं है। सियासी मौके की नज़ाकत देखते हुए बीजेपी ने इस दिशा में काम शुरू किया है, क्योंकि ब्राह्मण यदि बीजेपी से दूर हुए तो यूपी में भी राजस्थान की तरह उससे नुकसान हो सकता है। ताज़ा यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का कहना है कि यूपी में बसपा की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रतीक परशुराम और सभी जातियों धर्मों के जन्मे महान संतों के नाम पर अस्पताल और ठहरने की सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। खबर है कि उनका तो यह भी कहना है कि यूपी में 4 बार बनी बसपा सरकार ने सभी वर्गों के महान संतों के नाम पर अनेक जनहित योजनाएं शुरू की थी और जिलों के नाम रखे थे, जिसे बाद में आई सपा सरकार ने जातिवादी मानसिकता और द्वेष की भावना के चलते बदल दिया था। बसपा की सरकार बनते ही उन्हें फिर से बहाल किया जाएगा। मायावती का यह भी कहना है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार को परशुराम की प्रतिमा लगानी ही थी तो अपने शासनकाल के दौरान ही लगा देते। बसपा किसी भी मामले में सपा की तरह कहती नहीं है, बल्कि करके भी दिखाती है। बसपा की सरकार बनने पर सपा की तुलना में परशुराम की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। बहरहाल सियासी दलों ने ब्राह्मण प्रेम तो प्रदर्शित कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ब्राह्मण वर्ग भरोसा किस बात पर करेगा और किस पर करेगा। लखनऊ में बन रही 108 फीट ऊंची प्रतिमा पर करेगा या कि मायावती की बात पर करेगा। इन्हीं हाँ, और आपके बीच में बहुत ढेर सारी खबरों को लेकर के भगवान राम के बाद अब गौतम बुद्ध को लेकर भारत और नेपाल में ठनी। जी हाँ, नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली लगातार भारत के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों एक ऑनलाइन कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बुद्ध का जन्म नेपाल नहीं बल्कि भारत में हुआ था। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जयशंकर ने भारतीय विरासतों के बारे में बात करते हुए किसी खास संदर्भ में कहा था कि बुद्ध नेपाली नहीं बल्कि भारतीय थे। भारतीय विदेश मंत्री के इस बयान के बाद नेपाल बुरी तरह से भड़क गया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस बयान पर अपनी तरफ से सफाई दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के भगवान बुद्ध से जुड़े बयान पर रविवार को विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और वह स्थान नेपाल में है। दरअसल विदेश मंत्री ने शनिवार को CII शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन वार्ता के दौरान भगवान बुद्ध को भारतीय कहा था और नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई थी। जयशंकर ने बयान के बाद नेपाल में हंगामा मच गया और मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नेपाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने नेपाल की संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि नेपाल वह देश है जहां दुनिया के शांति के दूत बुद्ध ने जन्म लिया था। CII के कार्यक्रम में जयशंकर ने भारत की विदेश नीति के बारे में कहा था कि देश उचित एवं समानता वाली दुनिया के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों की वकालत नहीं करने से जंगल राज हो सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर हम कानूनी और मानकों पर आधारित विश्व की वकालत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जंगल का कानून होगा। विदेश मंत्री ने कहा था कि 2 सबसे महान भारतीय भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के संदेशों को पूरी दुनिया में मान्यता मिलती है। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भगवान राम को नेपाली बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि असली अयोध्या नेपाल में है, ना कि भारत में। भगवान राम नेपाली हैं, ना कि भारतीय। हालांकि खुद उनकी पार्टी के नेताओं और नेपाल के लोगों ने ओली के बयान की निंदा की थी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वामदेव गौतम ने बिना किसी सबूत इस तरह के दावे को लेकर PM की आलोचना की थी। इतना ही नहीं, KP शर्मा ओली ने नेपाल में राम की मूर्ति बनवाने और इसे भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में प्रचारित करने का भी आदेश दिया है। बने रहिए आप भगीरथ प्रयास की खबरों के साथ। हम आपके बीच में और भी बड़ी बड़ी खबरें लेकर के आए हुए हैं। KGMU लखनऊ में आज 7 वर्षीय बलात्कार पीड़िता का हो रहा ऑपरेशन। जी हाँ, बहुत ही दुखद और दर्दनाक समाचार है। इस कार्य में दीपक महाजन द्वारा ऑपरेशन के लिए 16,000 की आर्थिक मदद की गई और उत्तर प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी को बयां करते हुए आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वह कहानी जो 6 माह पूर्व घटना घटी के विषय में बता रहे हैं दीपक महाजन, और हम आपको उन्हीं की जुबानी बताने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारी दीपक महाजन से हुई बातचीत को सुनाता हूँ। मीन शुक्ला बोल रहे हैं सर। कौन से समाचार पत्र? भगीरथ प्रयास समाचार। भगीरथ प्रयास, जी जी बताएं। जी बात नहीं, तो आज हमने एक खबर और देखी सुल्तानपुर जिले से। हाँ हाँ, वो बिटिया का जिसका रेप किया था 4 लड़कों ने जी, और उसका ऑपरेशन लगा है। अब पहले उस समय तो सरकार ने वादा कर लिया था कि इसका सब इलाज वगैरह वो सब मुफ्त होगा।
जी जी अब हो गए 7-8 महीने उस केस को। जी अब वो सारे पैसे लग रहे हैं, उसको ओ नेगेटिव ब्लड भी चाहिए था, बहुत सारी चीजें। अभी आप ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं बिटिया को, जी उसके दोनों आगे और पिछले दोनों प्राइवेट पार्ट रहे नहीं थे उसके, बिल्कुल भी खत्म हो गए थे। जी 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 तो 4 लड़कों ने किया था, 7 साल की लड़की, तो उसके पेट में एक रास्ता बनाया गया लैट्रिन करने का। जी हाँ, वो तो आपने लिखा है, वो तो हम पढ़े इस बात को। हाँ हाँ, तो अब ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर के ऊपर भी बहुत जबरदस्त प्रेशर बनाया है, यानी कि डॉक्टर तो सब आप समझ ही सकते हो सरकारी क्या हाल है। जी 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 और मतलब प्लास्टिक सर्जन बच्चों वाला कोई और है नहीं यूपी भर में, यही डॉक्टर कुरील हैं करते हैं। जी जी अब इनके नखरे बहुत है, खैर चलिए कर रहे हैं, खुद ही फोन करके इन्होंने बुलाया दोबारा। जी हम लोगों ने इतने प्रेशर लगाए थे तो इन्होंने दोबारा बुलाना पड़ा इनको। जी, तो आज हो रहा है क्या ऑपरेशन? हाँ चली गई, ऑपरेशन थिएटर में चली गई है। अभी ब्लड का इंतजाम तो नहीं हुआ था, जी लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ब्लड लगना नहीं, वो कह रहे बाद में भी लग जाएगा, ऑपरेशन कर रहे हैं। जी चली गई। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात हुई, आपका समय हमने लिया, महत्वपूर्ण समय। थैंक यू। ठीक, नमस्कार सर। तो अभी आपने यहाँ दीपक महाजन को सुना, जो कि बहुत ही कर्मठी व जुझारू समाज सेवी हैं। इनका कहना है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही का दंश झेल रही बलात्कार पीड़ित बालिका, और ना ही हो पा रहा है उसका पीड़िता का निःशुल्क इलाज। आपको बताते चलें, यह बच्ची सुल्तानपुर ज़िले की है। 7 साल की बच्ची के साथ 4 लड़कों द्वारा 6 महीने पूर्व बलात्कार किया गया था, लेकिन लैट्रिन का रास्ता भी खत्म हो गया था। KGMU के चाइल्ड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर द्वारा लैट्रिन करने हेतु पेट में एक टेम्परेरी रास्ता बनाया गया था, फिर इस बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया था। दीपक महाजन का कहना है कि तब भी हमारे द्वारा इसके इलाज और रहने खाने पीने में मदद की गई थी। जुलाई के महीने में लॉकडाउन में इस बच्ची को दोबारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण KGMU लाया गया था, परंतु कोविड-19 का डर दिखाकर इनका कोई इलाज नहीं किया गया। यह हमारे द्वारा इसका विरोध सोशल मीडिया पर दर्ज कराया गया था। राज्य महिला आयोग द्वारा इनको संज्ञान में लेते हुए KGMU प्रशासन को तत्काल इलाज करने का निर्देश दिए गए थे। परसों संबंधित सर्जन डॉक्टर द्वारा इनको ऑपरेशन के लिए बुलाया गया और इनको KGMU में भर्ती किया गया है। बलात्कार के समय उस प्रदेश सरकार और KGMU प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि इस बच्ची का समस्त इलाज निःशुल्क होगा, परंतु अब हर चीज़ के इनके पैसे पड़ रहे हैं। इस बच्ची के इलाज है तो गाजीपुर के राकेश गुप्ता जी द्वारा हमारे अनुरोध पर 16,000 की मदद की गई है और आगे भी बच्चे की इलाज एवं पढ़ाई के लिए सहयोग करने का वादा किया है। हम राकेश गुप्ता जी के शुक्रगुजार हैं कि सोशल मीडिया पर हमारी अपील को ध्यान में रखते हुए आपने मदद की। कल इसका ऑपरेशन कर पेशाब के रास्ते को दुरुस्त किया जाएगा। जो ऑपरेशन आज ही हो रहा है, लैट्रिन का रास्ता अभी टेम्प्रेरी ही रहने दिया जाएगा। KGMU प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इस बच्ची का समस्त इलाज निःशुल्क होना चाहिए। पुलिस प्रशासन से भी यह गुजारिश है कि चारों लड़कों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पुलिस द्वारा मात्र एक लड़के का रेप का केस दर्ज किया गया है, वो भी नाबालिग है। पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि चारों लड़कों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप भी इस बलात्कार पीड़िता के लिए इलाज में मदद कर सकते हैं। संपर्क करें एक दिव्य कोशिश चेयरपर्सन वर्षा वर्मा। इनका मोबाइल नंबर है 8318193805। अध्यक्ष हैं दीपक महाजन 94111567। आप इनसे संपर्क करके और भी अन्य सुविधाओं को इन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं।